नमस्कार, मैं हूं प्रिया और मुसाफिर साधु चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की वजह से पूरी दुनिया की दिशा बदल सकती है? एक नाम जो सिर्फ आतंक का पर्याय नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना का प्रतीक बन गया जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वो नाम है ओसामा बिन लादेन। 9/11 के हमले सिर्फ अमेरिका पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सोच पर हमला थे। इसने सिर्फ हजारों जानें नहीं ली, बल्कि इसने वैश्विक राजनीति, देशों के आपसी रिश्ते, सुरक्षा के मायने और यहाँ तक कि हमारी और आपकी आजादी की परिभाषा को भी बदल कर रख दिया। ओसामा बिन लादेन ने सिर्फ इमारतें नहीं गिराईं, उसने विश्वास की नींव को हिला दिया। उसने एक ऐसी आग लगाई जो आज भी मध्य पूर्व से लेकर दक्षिण एशिया तक सुलग रही है। उसके उठाए गए जिहाद के नारे ने एक पूरी पीढ़ी को कट्टरपंथ की तरफ धकेला और बदले में दुनिया भर की सरकारों को निगरानी और सुरक्षा के नाम पर ऐसे अधिकार दिए जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हवाई अड्डों पर हमारी तलाशी का तरीका बदल गया, हमारे फोन कॉल्स और इंटरनेट एक्टिविटी पर नजर रखी जाने लगी और इस्लामोफोबिया जैसा शब्द हमारी डिक्शनरी का हिस्सा बन गया। इस वीडियो में हम सिर्फ ओसामा बिन लादेन की कहानी नहीं बताएंगे, हम उस असर की पड़ताल करेंगे जो उसने हमारी दुनिया पर छोड़ा। हम समझेंगे कि कैसे एक शख्स के किए की वजह से देशों के बीच की दोस्ती और दुश्मनी की लकीरें दोबारा खींची गईं। हम ये भी जानेंगे कि कैसे 9/11 से पहले भारत सालों से जिस आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा रहा था, उसे दुनिया क्यों अनसुना करती रही। ये कहानी सिर्फ एक आतंकवादी की नहीं, बल्कि उसके बाद बदली हुई दुनिया की है, एक ऐसी दुनिया जिसमें हम आज भी जी रहे हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। 9/11 से पहले आतंकवाद कई देशों के लिए एक स्थानीय समस्या थी। भारत कश्मीर में दशकों से इसका दंश झेल रहा था। स्पेन में ETA और आयरलैंड में IRA जैसी समस्याएं थीं, लेकिन ज्यादातर पश्चिमी देशों के लिए यह एक दूर की किसी और की समस्या थी। वे इसे अक्सर क्षेत्रीय विवादों का नतीजा मानकर नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन 11 सितंबर 2001 की सुबह ने सब कुछ बदल दिया। जब दो विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए, तो यह सिर्फ स्टील और कंक्रीट पर हमला नहीं था, यह पश्चिमी दुनिया के आत्मविश्वास और सुरक्षा के भ्रम पर सीधा हमला था। अचानक आतंकवाद अब किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश का नारा ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, यानी आतंक के खिलाफ वैश्विक युद्ध, रातों रात दुनिया की विदेश नीति का केंद्रीय मंत्र बन गया। यह एक ऐसा नारा था जिसने देशों को एक झंडे के नीचे लाने का काम किया। अब सवाल यह नहीं था कि आप किस देश के साथ हैं, बल्कि यह था कि आप हमारे साथ हैं या आतंकवादियों के साथ। इस एक सवाल ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया और आने वाले दशकों की राजनीति की दिशा तय कर दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तुरंत प्रस्ताव पास किए। देशों पर आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए दबाव बनाया गया। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां, जो अब तक एक दूसरे पर शक करती थीं, अचानक जानकारी साझा करने लगीं। हवाई अड्डों से लेकर बंदरगाहों तक सुरक्षा के इंतजाम अभूतपूर्व तरीके से सख्त कर दिए गए। आतंकवाद अब सिर्फ एक सुरक्षा चिंता नहीं था, यह एक वैचारिक लड़ाई बन चुका था। एक ऐसा खतरा जिससे लड़ने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होना पड़ा, या कम से कम ऐसा दावा तो जरूर किया गया। इस नए वैश्विक युद्ध का चेहरा था ओसामा बिन लादेन और उसका संगठन अल-कायदा। वह सिर्फ एक आतंकवादी सरगना नहीं रहा, वह एक वैश्विक प्रतीक बन गया, कट्टरपंथ का, पश्चिमी विरोधी भावना का और एक ऐसी विचारधारा का जो आधुनिक दुनिया के हर नियम को चुनौती दे रही थी। उसकी वजह से दुनिया भर की सरकारों ने आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी रणनीतियों को पूरी तरह से बदल दिया। अब लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि विचारों, इंटरनेट और समाज के भीतर भी लड़ी जानी थी। यह एक नए युग की शुरुआत थी। 9/11 ने अमेरिका को सिर्फ डराया नहीं, उसने अमेरिका की आत्मा को झकझोर दिया। इतिहास में पहली बार पर्ल हार्बर के बाद अमेरिकी जमीन पर इतना बड़ा हमला हुआ था। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका की पूरी विदेश नीति का फोकस ही बदल गया। जो देश शीत युद्ध के बाद अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति का विस्तार कर रहा था, वह अचानक एक सैन्य महाशक्ति के रूप में जाग उठा, जिसका एकमात्र मकसद था बदला लेना और भविष्य में ऐसे हमलों को रोकना। आतंक के खिलाफ युद्ध अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि अमेरिकी विदेश नीति का केंद्र बिंदु बन गया। इस नई नीति का पहला निशाना बना अफगानिस्तान। तालिबान, जिसने ओसामा बिन लादेन और अल-कायदा को पनाह दी थी, अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 बन गया। अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू किया,
और अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। यह सिर्फ अल कायदा को खत्म करने का मिशन नहीं था, यह दुनिया को एक संदेश देने का मिशन था कि जो कोई भी अमेरिका के दुश्मनों को पनाह देगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह एक ऐसे युद्ध की शुरुआत थी जो 2 दशकों तक चला और अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा युद्ध बन गया। लेकिन अमेरिका यहीं नहीं रुका। वॉर ऑन टेरर की आड़ में बुश प्रशासन ने अपनी नजरें इराक पर गड़ाईं। सद्दाम हुसैन पर सामूहिक विनाश के हथियार रखने और आतंकवादियों से संबंध होने के आरोप लगाए गए, जो बाद में झूठे साबित हुए। 2003 में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर इराक पर भी हमला कर दिया। इस फैसले ने न सिर्फ मध्य पूर्व को अस्थिरता की आग में झोंक दिया, बल्कि इसने अमेरिका के कई पारंपरिक सहयोगियों जैसे फ्रांस और जर्मनी को भी उससे दूर कर दिया। इस तरह ओसामा बिन लादेन के एक हमले ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की प्राथमिकताओं को पूरी तरह से बदल दिया। अब कूटनीति और आर्थिक मदद की जगह ड्रोन हमलों, सैन्य हस्तक्षेप और खुफिया ऑपरेशनों ने ले ली थी। अरबों खरबों डॉलर जो विकास और दूसरे कामों पर खर्च हो सकते थे, वे अब युद्धों में झोंके जा रहे थे। अमेरिका का फोकस चीन के उदय या रूस के साथ संबंधों से हटकर पूरी तरह से मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के उन इलाकों पर केंद्रित हो गया जिन्हें वह आतंकवाद की धुरी मानता था। यह एक ऐसा बदलाव था जिसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। 9/11 की आग ने सिर्फ न्यूयॉर्क की इमारतों को ही नहीं जलाया, इसने दशकों पुराने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और गठबंधनों को भी पिघला दिया। दुनिया अचानक हम और वे में बंट गई और इस विभाजन ने देशों को अपने दोस्तों और दुश्मनों को फिर से पहचानने पर मजबूर कर दिया। जो देश कल तक अमेरिका के करीबी सहयोगी माने जाते थे, अब उन पर भी शक की निगाहें पड़ने लगीं। इस नई दुनिया में आपकी भौगोलिक स्थिति और आपकी घरेलू राजनीति अचानक आपकी वैश्विक पहचान तय करने लगी। पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका का एक मजबूत सहयोगी रहा पाकिस्तान अब एक दौराहे पर खड़ा था। एक तरफ उसी ने तालिबान को खड़ा करने में मदद की थी और उसकी खुफिया एजेंसी ISI पर अल कायदा से संबंध रखने के आरोप लग रहे थे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की जमीन और हवाई क्षेत्र की सख्त जरूरत थी। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका का साथ देने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान पर डबल गेम खेलने का आरोप हमेशा लगता रहा। एक तरफ वह अमेरिका से अरबों डॉलर की मदद ले रहा था और दूसरी तरफ आतंकवादियों को पनाह दे रहा था। सऊदी अरब, अमेरिका का एक और पुराना सहयोगी, भी सवालों के घेरे में आ गया। 19 हमलावरों में से 15 सऊदी नागरिक थे और ओसामा बिन लादेन खुद एक अमीर सऊदी परिवार से था। अल कायदा की वहाबी विचारधारा की जड़ें सऊदी अरब में थीं। अचानक अमेरिका और सऊदी अरब के बीच तेल और सुरक्षा पर टिका रिश्ता तनावपूर्ण हो गया। इसी तरह तुर्की जैसे देशों की भूमिका भी बदल गई। मध्य पूर्व में एक स्थिर सेक्युलर सहयोगी के रूप में देखे जाने वाले तुर्की को अब कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण फ्रंटलाइन स्टेट के रूप में देखा जाने लगा। इस संकट का एक और बड़ा भू राजनीतिक परिणाम था नेटो का ऐतिहासिक फैसला। अपने 50 साल के इतिहास में पहली बार नेटो ने अपने चार्टर के आर्टिकल 5 को लागू किया। आर्टिकल 5 के तहत किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है। 9/11 को अमेरिका पर हमला मानकर नेटो के यूरोपीय सदस्यों ने अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं भेजीं। यह एक प्रतीकात्मक और वास्तविक दोनों तरह का बड़ा कदम था, जिसने दिखाया कि आतंकवाद अब सिर्फ अमेरिका की नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी गठबंधन की लड़ाई बन चुका है। आतंक के खिलाफ युद्ध का घोषित मकसद दुनिया को सुरक्षित बनाना था, लेकिन मध्य पूर्व में इसका असर ठीक उलटा हुआ। अमेरिकी हस्तक्षेप ने, खासकर 2003 के इराक युद्ध ने, एक ऐसे ज्वालामुखी को छेड़ दिया जो आज तक लावा उगल रहा है। सद्दाम हुसैन एक क्रूर तानाशाह जरूर था, लेकिन उसने सुन्नी और शिया समुदायों के बीच एक नाजुक और अक्सर क्रूर संतुलन बना रखा था। उसके हटने से इराक में एक सत्ता का शून्य पैदा हो गया, जिसे भरने के लिए खूनी संघर्ष शुरू हो गया। इराक में अमेरिकी मौजूदगी ने शिया बहुसंख्यक आबादी को सत्ता में आने का मौका दिया, जिससे सुन्नी अल्पसंख्यक हाशिए पर चले गए और उनमें नाराजगी बढ़ी। इसी नाराजगी और अराजकता का फायदा उठाकर अल कायदा ने इराक में अपनी जड़ें जमा लीं। सद्दाम की सेना के बेरोजगार और नाराज सुन्नी अधिकारियों और सैनिकों ने इन जिहादी समूहों का साथ देना शुरू कर दिया। ये वही जमीन थी जिस पर आगे चलकर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आइसिस यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का जन्म हुआ।
इराक की आग जल्द ही पड़ोसी देश सीरिया तक फैल गई। 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ। इराक में मजबूत हो चुका आइसिस इस मौके का फायदा उठाकर सीरिया में भी दाखिल हो गया। उसने दोनों देशों के बड़े इलाकों पर कब्जा कर अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। यह अल कायदा से भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि आइसिस सिर्फ हमले नहीं कर रहा था, वह एक राज्य की तरह काम कर रहा था, अपनी सेना, अपनी मुद्रा और अपने कानून के साथ। उसने दुनिया भर से हजारों युवाओं को अपनी तरफ खींचा। इस तरह ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के प्रयास में मध्य पूर्व में एक उससे भी बड़ा और क्रूर राक्षस पैदा हो गया। अमेरिकी हस्तक्षेप ने अनजाने में उन शक्तियों को उजागर कर दिया जिन्हें सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जैसे तानाशाहों ने दबा कर रखा था। नतीजा, एक पूरा क्षेत्र दशकों की अस्थिरता, गृह युद्ध और मानवीय संकट में डूब गया। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए और यह क्षेत्र आज भी उस हस्तक्षेप के परिणामों से जूझ रहा है। सुरक्षा लाने का वादा करने वाली नीति ने इतिहास की सबसे बड़ी असुरक्षा को जन्म दिया। 9/11 का डर सिर्फ युद्ध के मैदानों तक सीमित नहीं रहा। यह डर हमारे और आपके घरों, हमारे फोन और हमारे कंप्यूटर तक पहुंच गया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर दुनिया भर की सरकारों ने अपने नागरिकों पर निगरानी रखने के लिए ऐसे कानून बनाए और ऐसी तकनीकें अपनाई जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच का संतुलन हमेशा के लिए बदल गया और पलड़ा सुरक्षा की तरफ भारी झुक गया। अमेरिका में हमले के कुछ ही हफ्तों के भीतर यूएसए पैट्रियट एक्ट पास कर दिया गया। इस कानून ने सरकारी एजेंसियों, खासकर एफबीआई और एनएसए को अभूतपूर्व अधिकार दिए। अब वे बिना किसी ठोस वारंट के लोगों के फोन कॉल्स, ईमेल और इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री की निगरानी कर सकते थे। पुस्तकालयों से यह जानकारी मांगी जा सकती थी कि कौन क्या पढ़ रहा है। यह कदम आतंकवाद को रोकने के नाम पर उठाया गया था, लेकिन नागरिक स्वतंत्रता के पैरोकारों ने इसे निजता पर सीधा हमला बताया। यह सिर्फ अमेरिका में नहीं हुआ। ब्रिटेन ने अपने सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क और बढ़ाया। भारत ने भी पोटा जैसे सख्त कानून बनाए। दुनिया भर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच इतनी कड़ी हो गई कि यात्रियों को जूते और बेल्ट उतारने पड़े और लिक्विड ले जाने पर पाबंदी लग गई। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके ये नियम उसी 9/11 की देन है। सरकारें यह तर्क देती थीं कि अगर आपको सुरक्षित रहना है तो आपको अपनी थोड़ी आजादी की कुर्बानी देनी होगी। इस निगरानी का असली पैमाना 2013 में सामने आया, जब एनएसए के एक कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन ने हजारों खुफिया दस्तावेज लीक कर दिए। स्नोडेन ने दुनिया को बताया कि अमेरिकी सरकार न सिर्फ अपने बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों के फोन और इंटरनेट डेटा को गुप्त रूप से इकट्ठा कर रही थी, जिसमें जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल जैसे वैश्विक नेता भी शामिल थे। इसके बाद पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई कि आतंकवाद से लड़ने के नाम पर सरकारें कितनी दूर तक जा सकती हैं। क्या हम एक सुरक्षित लेकिन सर्विलांस स्टेट में जीना चाहते हैं? ये बहस आज भी जारी है। ओसामा बिन लादेन सिर्फ एक आतंकवादी नहीं था, वह एक बेहद शक्तिशाली और खतरनाक विचार का प्रतीक बन गया था। 9/11 के बाद वह दुनिया भर के नाराज और हाशिए पर महसूस कर रहे मुस्लिम युवाओं के लिए एक हीरो या आइकन की तरह उभरा। उसकी विचारधारा, जो पश्चिमी साम्राज्यवाद, भ्रष्टाचार और इस्लाम के अपमान के इर्द गिर्द बुनी गई थी, ने एक वैश्विक जिहादी आंदोलन को प्रेरित किया। अल कायदा अब सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन गया था। बिन लादेन की सफलता ने यह दिखाया कि बड़े पैमाने पर हमले करना संभव है। उसके वीडियो और ऑडियो टेप, जो अल जजीरा जैसे चैनलों पर प्रसारित होते थे, कट्टरपंथ फैलाने का एक शक्तिशाली जरिया बन गए। इंटरनेट के आने से यह और भी आसान हो गया। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा एक अकेला युवक ऑनलाइन कट्टरपंथी सामग्री पढ़कर और देखकर प्रेरित हो सकता था। इस घटना को लोन वुल्फ आतंकवाद कहा गया। मैड्रिड 2004, लंदन 2005 और मुंबई 2008 जैसे हमले इसी वैश्विक जिहादी विचारधारा से प्रेरित थे, भले ही उन्हें सीधे अल कायदा ने अंजाम न दिया हो। इस बढ़ती कट्टरता की प्रतिक्रिया में दुनिया भर की सरकारों ने काउंटर रेडिकलाइजेशन यानी जवाबी कट्टरपंथ कार्यक्रम शुरू किए। अब लड़ाई सिर्फ बम और गोलियों से नहीं, बल्कि विचारों से भी लड़ी जानी थी। इन कार्यक्रमों का मकसद मुस्लिम समुदायों के साथ मिलकर काम करना, कट्टरपंथी प्रचार का मुकाबला करना और युवाओं को जिहादी विचारधारा के चंगुल में फंसने से बचाना था। स्कूलों, मस्जिदों और सामुदायिक केंद्रों को इस लड़ाई का नया मोर्चा बनाया गया। लेकिन यह एक बहुत ही नाजुक और जटिल काम था। कई बार इन कार्यक्रमों की वजह से पूरे मुस्लिम समुदाय को शक की नजर से देखा जाने लगा। हर दाढ़ी वाला व्यक्ति या हिजाब पहनने वाली महिला एक संभावित आतंकवादी के रूप में देखी जाने लगी।
कट्टरपंथ से लड़ने के प्रयास में सरकारों ने अनजाने में ही उस अलगाव और भेदभाव को और बढ़ा दिया जो युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलता था। इस तरह कट्टरपंथ और जवाबी कट्टरपंथ का एक दुष्चक्र शुरू हो गया जो आज भी समाज को बांट रहा है। 9/11 ने दुनिया की सेनाओं और खुफिया एजेंसियों को यह एहसास कराया कि वे 20वीं सदी की लड़ाइयों की तैयारी कर रहे थे, जबकि दुश्मन 21वीं सदी के तरीके अपना रहा था। अब लड़ाई टैंकों और लड़ाकू विमानों से लैस किसी देश की सेना से नहीं, बल्कि बिना किसी वर्दी, बिना किसी देश और बिना किसी नियम के लड़ने वाले नॉन स्टेट एक्टर्स यानी गैर राज्य तत्वों से थी। इस नए दुश्मन से लड़ने के लिए नए तरीकों और नई रणनीतियों की जरूरत थी। खुफिया एजेंसियों का फोकस पूरी तरह से बदल गया। अब तक वे दुश्मन देशों की जासूसी करने पर ध्यान केंद्रित करती थीं। अब उनका मुख्य काम दुनिया भर में फैले छोटे छोटे आतंकी सेल, उनके स्लीपर एजेंट और उनके वित्तीय नेटवर्क का पता लगाना था। ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी जमीनी स्तर पर मुखबिरों का नेटवर्क बनाना और सिग्नल इंटेलिजेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक संचार पर नजर रखना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। CIA, MI6 और यहां तक कि भारत की रॉ जैसी एजेंसियों ने अपने संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा काउंटर टेररिज्म की ओर मोड़ दिया। सैन्य रणनीति में भी एक क्रांतिकारी बदलाव आया। पारंपरिक युद्ध की जगह अब असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी असम्मित युद्ध ने ले ली। इसका सबसे बड़ा प्रतीक था ड्रोन का इस्तेमाल। बिना किसी पायलट के उड़ने वाले ये विमान दुश्मन के इलाके में घुसकर घंटों तक निगरानी कर सकते थे और फिर मिसाइल से सटीक हमला कर सकते थे। इसने अमेरिका को पाकिस्तान और यमन जैसे देशों में बिना अपनी सेना भेजे अल कायदा के नेताओं को निशाना बनाने की क्षमता दी। लेकिन इन हमलों में अक्सर आम नागरिक भी मारे जाते थे, जिससे मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर गंभीर सवाल खड़े हुए। ड्रोन के अलावा स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल भी बहुत बढ़ गया। नेवी सील्स, डेल्टा फोर्स जैसी छोटी, अत्यधिक प्रशिक्षित टीमें दुश्मन के इलाके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने में माहिर थीं। 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारने का ऑपरेशन इसी रणनीति का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। पारंपरिक सेना की बड़ी टुकड़ियों की जगह अब इन गुप्त और घातक ऑपरेशनों ने ले ली थी। यह युद्ध का एक नया, ज्यादा निजी और ज्यादा क्रूर चेहरा था, जो आज भी दुनिया भर के संघर्षों में इस्तेमाल हो रहा है। 9/11 का असर सिर्फ युद्ध के मैदानों और सरकारों की नीतियों तक सीमित नहीं रहा। इसका सबसे गहरा और दुखद असर समाज के ताने बाने पर पड़ा। आतंकवाद के डर ने पश्चिमी देशों में और दुनिया के कई अन्य हिस्सों में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक गहरे संदेह, नफरत और भेदभाव को जन्म दिया। इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम का डर एक वैश्विक घटना बन गया। रातों रात एक आम मुसलमान जो शांति से अपनी जिंदगी जी रहा था, शक के दायरे में आ गया। हवाई अड्डों पर जिन लोगों के नाम मोहम्मद या अली जैसे होते थे, उन्हें अतिरिक्त जांच के लिए रोका जाने लगा। दाढ़ी रखना या हिजाब पहनना कट्टरपंथ की निशानी माना जाने लगा। मस्जिदों पर हमले हुए, मुस्लिम महिलाओं पर फप्तियां कसी गईं और मुस्लिम बच्चों को स्कूलों में तंग किया जाने लगा। आतंकवाद कुछ हजार लोगों ने किया था, लेकिन इसकी कीमत दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों को चुकानी पड़ी। यह सिर्फ सामाजिक भेदभाव तक सीमित नहीं रहा। धार्मिक पहचान एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई। यूरोप में दक्षिणपंथी पार्टियों ने आप्रवासन और इस्लाम के खिलाफ अपनी राजनीति को तेज कर दिया। मस्जिदों के निर्माण और बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की मांगें उठने लगीं। सभ्यताओं के टकराव की जो बात कभी अकादमिक बहसों तक सीमित थी, वह अब अखबारों की सुर्खी और चुनावी नारा बन गई। इसने कला, साहित्य और सिनेमा को भी प्रभावित किया। हॉलीवुड की फिल्मों और टीवी शो में अक्सर मुसलमानों को आतंकवादी के रूप में चित्रित किया जाने लगा, जिससे समाज में पहले से मौजूद धारणाएं और मजबूत हुईं। दूसरी ओर कई मुस्लिम कलाकारों और लेखकों ने इस स्टीरियोटाइपिंग का जवाब देने की कोशिश की और अपनी कहानियों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि इस्लाम और आतंकवाद दो अलग अलग चीजें हैं। इस तरह 9/11 ने एक सांस्कृतिक युद्ध को भी जन्म दिया, जो पहचान, धर्म और सहिष्णुता के सवालों पर आज भी लड़ा जा रहा है। 2 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है। ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका है और आतंक के खिलाफ युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। लेकिन बिन लादेन की विरासत आज भी एक नासूर की तरह दुनिया को दर्द दे रही है। जिन जगहों पर यह युद्ध लड़ा गया, वे आज भी अस्थिरता और हिंसा की चपेट में हैं। अफगानिस्तान में
20 साल और खरबों डॉलर खर्च करने के बाद अमेरिका ने अपनी सेनाएं वापस बुला लीं और तालिबान फिर से सत्ता में वापस आ गया। यह एक विनाशकारी चक्र का अंत था जिसने उस देश को वहीं पहुंचा दिया जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। इराक और सीरिया में आईएसआईएस को जमीनी तौर पर हरा दिया गया है, लेकिन उसकी विचारधारा जिंदा है। ये देश आज भी खंडहर बने हुए हैं, इनकी अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो चुकी हैं और समाज सांप्रदायिक आधार पर बुरी तरह बंटा हुआ है। लीबिया से लेकर यमन तक मध्य पूर्व का एक बड़ा हिस्सा आज भी उन संघर्षों की आग में जल रहा है जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 9/11 के बाद की घटनाओं ने हवा दी थी। बिन लादेन का सपना एक वैश्विक खिलाफत बनाने का था। वह तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसने दुनिया के एक बड़े हिस्से को एक स्थायी विफल राज्य जरूर बना दिया। इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है। पश्चिमी समाजों में भी एक गहरा ध्रुवीकरण पैदा हुआ है। सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता की बहस आज भी उतनी ही तीखी है। आप्रवासन और राष्ट्रीय पहचान को लेकर समाज बुरी तरह बंटे हुए हैं। दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधाराओं के बीच की खाई और गहरी हो गई है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो 9/11 से पहले की तुलना में कहीं ज्यादा संदिग्ध, विभाजित और डरी हुई है। ओसामा बिन लादेन शारीरिक रूप से मर चुका है, लेकिन उसका भूत आज भी हमारी दुनिया पर मंडरा रहा है। यह उस अस्थिरता में दिखता है जो उसने पीछे छोड़ी है, उस डर में दिखता है जो उसने हमारे समाजों में बोया है, और उस ध्रुवीकरण में दिखता है जो उसने हमारी राजनीति में पैदा किया है। यह एक ऐसी विरासत है जिससे छुटकारा पाने में शायद दुनिया को और कई दशक लग जाएंगे। यह एक शख्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने की सबसे भयावह कहानी है। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो हम भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। 9/11 ने जब अमेरिका पर हमला किया तो दुनिया जाग गई, लेकिन भारत तो दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा था। 1993 के मुंबई बम धमाकों से लेकर कश्मीर में रोजाना होने वाले हमलों और 1999 में कंधार विमान अपहरण तक भारत लगातार दुनिया को आतंकवाद के खतरे, खासकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ आगाह कर रहा था। लेकिन हमारी आवाज को हमेशा अनसुना कर दिया गया। क्यों? जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूहों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का मुद्दा उठाता था, तो पश्चिमी देश इसे गंभीरता से नहीं लेते थे। वे इसे भारत और पाकिस्तान के बीच का एक द्विपक्षीय क्षेत्रीय विवाद मानते थे। उनकी नजर में यह आतंकवाद नहीं बल्कि कश्मीर के स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष था। वे यह समझने में नाकाम रहे कि जो आग आज हमारे घर में लगी है, कल वह उनके घर तक भी पहुंच सकती है। भारत बार बार कहता रहा कि आतंकवाद का कोई धर्म या राष्ट्रीयता नहीं होती। अच्छा आतंकवादी और बुरा आतंकवादी जैसा कुछ नहीं होता। जो आतंकवादी कश्मीर में निर्दोष लोगों को मारते हैं, वे उन्हीं जिहादी विचारधाराओं से प्रेरित हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। लेकिन दुनिया, खासकर अमेरिका और यूरोप, इस सच्चाई को देखने के लिए तैयार नहीं थे। उनके लिए यह उनकी समस्या नहीं थी। यह एक दूर देश की एक जटिल ऐतिहासिक विवाद की कहानी थी। 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को काठमांडू से अपहरण कर कंधार ले जाया गया, तो भारत को अपने 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, जिनमें से एक मसूद अजहर भी था। मसूद अजहर ने ही बाद में जैश-ए-मोहम्मद बनाया, जिसने भारत में संसद पर हमले से लेकर पुलवामा तक कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। भारत ने दुनिया से मदद मांगी, लेकिन उस समय तालिबान शासित अफगानिस्तान में कोई भी हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं था। ये दुनिया की सामूहिक विफलता थी, जिसका खामियाजा भारत ने भुगता। 9/11 के बाद ही दुनिया को समझ आया कि भारत जो कह रहा था वह कितना सही था। भारत की चेतावनियों को नजरअंदाज किए जाने के पीछे एक बड़ा कारण था पश्चिमी दुनिया का गहरा पूर्वाग्रह। उनकी नजर में जो कुछ यूरोप या उत्तरी अमेरिका की सीमाओं के बाहर हो रहा था, वह कम महत्वपूर्ण था। आतंकवाद, जब तक यह उनकी जमीन पर नहीं होता, तब तक यह एक अमूर्त, दूर की समस्या थी। वे भारत में हो रहे हमलों को वैश्विक आतंकवाद के चश्मे से नहीं, बल्कि कश्मीर विवाद के संकीर्ण दायरे से देखते थे। उनके लिए ये इस्लामिक आतंकवाद नहीं था, बल्कि ये एक राजनीतिक और क्षेत्रीय संघर्ष था। वे अक्सर मूल कारणों की बात करते थे, गरीबी, राजनीतिक दमन या क्षेत्रीय विवाद। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि एक वैश्विक जिहादी विचारधारा भी मौजूद है जो इन संघर्षों का इस्तेमाल अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर रही है। इसलिए जब भारत पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाता था, तो पश्चिमी देश इसे अक्सर भारत का प्रोपेगेंडा मानकर खारिज कर देते थे। इस पूर्वाग्रह का एक और पहलू था स्वतंत्रता सेनानी
और आतंकवादी के बीच का फर्क। पश्चिमी मीडिया और कुछ सरकारें भी कश्मीर में लड़ने वाले आतंकवादियों को मिलिटेंट्स या फ्रीडम फाइटर्स कहकर संबोधित करती थीं। यह शब्दावली का खेल बहुत खतरनाक था। यह आतंकवादियों के कृत्यों को एक तरह की वैधता प्रदान करता था। वे यह नहीं देख पाए कि जो लोग कश्मीर में निर्दोष नागरिकों की हत्या कर रहे हैं वे उसी जहरीली विचारधारा से प्रेरित हैं जो न्यूयॉर्क और लंदन में भी हमला करेगी। भारत की आवाज को अनसुना करने के पीछे एक और बड़ी भू राजनीतिक सच्चाई थी, शीत युद्ध की विरासत। 1980 के दशक में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण फ्रंटलाइन स्टेट बन गया। अमेरिका ने CIA के जरिए पाकिस्तान की ISI को अरबों डॉलर और हथियार दिए ताकि वह अफगानिस्तान में सोवियत सेना के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिदीनों को प्रशिक्षित और समर्थन दे सके। इस प्रक्रिया में अमेरिका ने जानबूझकर पाकिस्तान में पनप रहे इस्लामी कट्टरपंथ की ओर से आंखें मूंद लीं। जनरल जियाउल हक के शासन में पाकिस्तान का इस्लामीकरण हो रहा था। मदरसों का एक विशाल नेटवर्क बनाया जा रहा था जो जिहादी विचारधारा का प्रचार कर रहे थे। अमेरिका को यह सब पता था, लेकिन उस समय उनका एकमात्र लक्ष्य सोवियत संघ को हराना था। उन्होंने एक ऐसा राक्षस बनाने में मदद की जिसके बारे में उन्होंने सोचा कि वह सिर्फ उनके दुश्मनों को काटेगा। शीत युद्ध खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान की रणनीतिक अहमियत बनी रही। वह एक परमाणु शक्ति संपन्न मुस्लिम देश था और मध्य पूर्व और मध्य एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी था। अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान को अपने साथ रखना जरूरी है। इसलिए जब भारत ने पाकिस्तान पर कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया तो अमेरिका ने अक्सर पाकिस्तान को फटकार लगाने की बजाय संतुलन बनाने की कोशिश की। वे अपने एक पुराने और महत्वपूर्ण सहयोगी को नाराज नहीं करना चाहते थे। यह एक क्लासिक मामला था जहां अल्पकालिक रणनीतिक हितों को दीर्घकालिक खतरों पर तरजीह दी गई। अमेरिका और पश्चिम ने पाकिस्तान के डबल गेम को नजरअंदाज किया। वे यह मानते रहे कि वे पाकिस्तान को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने यह नहीं समझा कि ISI और पाकिस्तानी सेना ने इन जिहादी समूहों को भारत के खिलाफ एक रणनीतिक हथियार के रूप में विकसित किया था और वे इस हथियार को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। 9/11 के बाद भी अमेरिका को अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जरूरत थी, इसलिए यह डबल गेम सालों तक चलता रहा, जिसका सबसे बड़ा शिकार भारत बना। आज जब भारत G20 की मेजबानी करता है या संयुक्त राष्ट्र में बोलता है तो दुनिया सुनती है, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि 1990 के दशक में हालात बहुत अलग थे। यह वह दौर था जब भारत एक बड़ी आर्थिक या सैन्य शक्ति नहीं था। 1991 में भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था और उसे अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलना पड़ा था। हमारी वैश्विक हैसियत आज की तुलना में बहुत कम थी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में आपकी बात में वजन तभी होता है जब आपके पीछे आर्थिक और सैन्य ताकत हो। 90 के दशक में भारत एक विकासशील देश था जो अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा था। हमारी आवाज में वह दम नहीं था कि हम अमेरिका या यूरोप जैसी बड़ी शक्तियों को अपनी विदेश नीति बदलने के लिए मजबूर कर सकें। जब हम आतंकवाद पर बोलते थे तो उसे एक कमजोर देश की शिकायत के रूप में देखा जाता था, न कि एक वैश्विक शक्ति की चेतावनी के रूप में। इसके अलावा 1998 में परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी लग गए थे। अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश भारत से नाराज थे और हमें एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी के रूप में नहीं देखते थे। ऐसे माहौल में आतंकवाद पर हमारी चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाना और भी मुश्किल था। दुनिया की नजर में हम समस्या का हिस्सा थे, समाधान का नहीं। समय के साथ भारत की आर्थिक तरक्की, हमारी बढ़ती सैन्य क्षमता और हमारी स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था ने दुनिया का नजरिया बदला है। आज भारत एक बड़ा बाजार है, एक महत्वपूर्ण तकनीकी शक्ति है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है। इसलिए आज जब भारत आतंकवाद पर या किसी भी अन्य वैश्विक मुद्दे पर बोलता है तो उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। लेकिन 90 के दशक की सच्चाई यही थी कि हमारी आवाज वैश्विक मंच पर उतनी बुलंद नहीं थी और इसीलिए उसे अनसुना कर दिया गया। 9/11 के बाद दुनिया भर से अमेरिका के लिए सहानुभूति और समर्थन की लहर उमड़ पड़ी। पेरिस से लेकर सिडनी तक लोगों ने पीड़ितों के लिए शोक मनाया। जेसुई चार्ली या लंदन और मैड्रिड हमलों के बाद जो वैश्विक एकजुटता दिखी वह सराहनीय थी। लेकिन यह सवाल पूछना भी जरूरी है कि क्या यह सहानुभूति सार्वभौमिक थी? क्या दुनिया ने भारत में हुए आतंकी हमलों पर भी वैसी ही प्रतिक्रिया दी थी? जवाब है नहीं।
जब 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाकों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए, या जब 2008 में 26/11 के हमलों में 160 से ज्यादा जानें गईं, तो दुनिया भर से निंदा के बयान तो आए, लेकिन वह भावनात्मक जुड़ाव, वह वैश्विक आक्रोश नदारद था जो पश्चिमी शहरों पर हुए हमलों के बाद देखा गया। हमारे पीड़ितों की कहानियां वैश्विक मीडिया में उतनी प्रमुखता से नहीं दिखाई गईं। हमारे दुख को अक्सर आंकड़ों में समेट दिया गया। यह चुनिंदा सहानुभूति इस दुखद सच्चाई को उजागर करती है कि दुनिया की नजर में कुछ जानें दूसरों से ज्यादा कीमती समझी जाती हैं। पश्चिमी जीवन का नुकसान एक वैश्विक त्रासदी माना जाता है, जबकि विकासशील देशों में होने वाली मौतों को एक स्थानीय घटना मानकर भुला दिया जाता है। यह एक क्रूर और असुविधाजनक सत्य है, लेकिन यह 9/11 से पहले और बाद के दशकों की हकीकत रही है। इस भेदभावपूर्ण रवैये ने भी भारत की लड़ाई को और मुश्किल बना दिया। जब दुनिया आपके दर्द को पूरी तरह से महसूस नहीं करती, तो वह आपके दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी प्रेरित नहीं होती। भारत को अपनी लड़ाई काफी हद तक अकेले ही लड़नी पड़ी। हमें यह समझना पड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की उम्मीद करने से बेहतर है कि हम अपनी क्षमताओं को इतना मजबूत करें कि हमें किसी के समर्थन की जरूरत ही न पड़े। 26/11 के बाद भारत की आतंकवाद रोधी नीति में जो आक्रामकता आई, वह इसी एहसास का नतीजा थी। ओसामा बिन लादेन की कहानी और उसके बाद की दुनिया का सफर हमें एक अहम मोड़ पर लाकर खड़ा करता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक विचार, चाहे वह कितना भी विकृत क्यों न हो, पूरी दुनिया को हिला सकता है। इसने हमें यह भी सिखाया कि आतंकवाद से लड़ाई सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं, बल्कि कूटनीति, बुद्धिमत्ता और सबसे बढ़कर वैश्विक एकता से जीती जाती है। 9/11 से पहले की दुनिया ने भारत की चेतावनियों को नजरअंदाज करने की गलती की, एक ऐसी गलती जिसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ी। आज हालात बदल चुके हैं। भारत की आवाज अब दुनिया सुन रही है, चाहे वह आतंकवाद के वित्त पोषण का मुद्दा हो या सीमा पार आतंकवाद का। भारत अब रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक रुख अपनाता है। दुनिया भी अब अच्छे और बुरे आतंकवाद के फर्क को समझने लगी है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि हमने इतिहास से सारे सबक सीख लिए हैं? अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी और दुनिया के कई हिस्सों में आज भी मौजूद कट्टरपंथी विचारधाराएं हमें बताती हैं कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन कितना नाजुक है और कैसे डर के माहौल में पूर्वाग्रह और नफरत को बढ़ावा मिलता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम एक ज्यादा सुरक्षित दुनिया बनाने की कोशिश में एक ज्यादा विभाजित और कम आजाद दुनिया बना बैठे हैं? लेकिन क्या हम सबक सीख पाए हैं? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मोजो स्टोरी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।